खबरें में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट मियां शाहिद साहब। रन डाउन और उसके बाद हमारे साथ एक मौजूद मेहमान होंगे, मगर सबसे पहले हम बात करेंगे दहशतगर्दी का एक इंतहाई कंडेमनेबल वाक़या जो शायद अभी जारी है सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से। जो हमें इतलात मिली हैं सिक्योरिटी ज़राए से, उसमें यह कि जाफ़र एक्सप्रेस में कुछ बच्चों और औरतों को जो है वो एक बनाने की कोशिश की गई है यरगमाल, और अभी ये सब कुछ जारी है। इस पर थोड़ी सी इस पर गुफ्तगू करेंगे। जो अब तक हमारे पास खबरें आई हैं, इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो पूरी दुनिया ही जंग के सायों तले लगती है। मास्को पर आज लॉन्ग रेंज मिज़ल से या मिज़ाइल जिसे कहते हैं उर्दू में, उससे हमला हुआ और उसके दौरान गुफ्तगू भी मास्को से जारी है। ये क्या सिलसिला है? इसके अलावा ट्रंप ने आलमी के साथ बाजारी की बात की। दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है। 1.3 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान पिछले कुछ अरसे में इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज को हुआ, और उधर आज जो डॉ जोन्स है और उनके जो नास्टिक वगैरह हैं वो भी टंबल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, टेल स्पिन में हैं। क्या कर रही है आज की रूलिंग क्लास? इधर हम क्या कर रहे हैं? पहले हमने चीनी जो है बाहर भेज दी, माशाल्लाह इजाज़त दे दी, माल वाल बन गए। अब हम इंपोर्ट करेंगे टार्जन की वापसी की तरह। अब चीनी की वापसी भी होगी। ये सिलसिला कब से जारी है कोई पूछने वाला नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नई नहरों से पीपल्स पार्टी को क्या इशूज़ हैं, और सदर साहब ने ग़ालिबन अपने एड्रेस में भी ये बात की। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ साबिक़ सफारत और तजिया नगार और जनाब आलमी अमूर के माहिर मसूद खान साहब। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। पहले तो हम इसी बात पे आते हैं। मसूद खान साहब, ये फरमाइए कि कुछ क्वाइट रिसेंटली यूँ लगता है कि स्टेप अप हो गए हैं हमारे ऊपर अटैक, जिसकी ताज़ा मिसाल आज की है। अफ़गानिस्तान भी हमारे साथ हॉस्टाइल है, इंडिया को हम जानते हैं वो क्या कर रहा है, ईरान के साथ भी गर्म सर्द चलता रहता है। आप इसे किस बैकड्रॉप में देखते हैं और ये कहाँ तक हम काबू पा सकेंगे इस पर? जनाब मसूद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। सबसे पहले तो मैं भी इस दहशतगर्दी के वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और इस तरीके से बेगुनाह पाकिस्तानी मारे जाते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। आपने दुरुस्त फरमाया कि इसके पीछे जिन क़ुव्वतों का हाथ है, बिलख़ुसूस हिंदुस्तान का, उसके बारे में हमें इल्म है। उनका एक नेटवर्क मौजूद है जो पाकिस्तान को निशाना बनाता रहता है। दूसरे ये कि वो दहशतगर्द तंजीमें जो हैं उनकी पुष्टपनाही कर रहा है, और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद अनासर की सरपरस्ती करता है। तो इस वजह से, और दूसरे जो आपने दूसरे ममालिक की तरफ इशारा किया, उसमें सबसे बड़ा मसला तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है। और हमारी ये तवक्को थी कि अफ़गानिस्तान में जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत आएगी तो वो इनके ऊपर रोक टोक करेंगे, बल्कि इनको अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करने से हमेशा के लिए मना कर देंगे। लेकिन हमारी तवक्कुआत के बरक्स ऐसा नहीं हुआ, और पाकिस्तान अमेरिका के लिए और मगरबी दुनिया के लिए दहशतगर्दी की जंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमारे लिए ये जंग जारी है और शदीद तर होती जा रही है। जी मियाँ साहब, आपके पास कुछ डिटेल्स भी हैं और आपका सवाल मसूद खान साहब इसमें जी मसूद खान साहब, मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जो BLA है या TTP है या ख़वारिज जो हैं, उनके जो हमले हैं वो CPEC को सबोताज करने के लिए हैं। और इसके पीछे इसमें कोई शक नहीं कि अफ़गानिस्तान है, अफ़गान जो है वो अबूरी हुकूमत बाकायदा तौर पर इसके पीछे है, और रा जो है उसकी तरफ से फंडिंग होती है। तो हम अब अबूरी हुकूमत को बार बार तो कह चुके हैं, अब फ़ौजी ऑपरेशन एक हल है, दूसरा हल जो है वो सफारती हल है। आप क्या रिकमेंड करते हैं? क्या हमें सफारती हल पे जाना चाहिए? क्योंकि सफारतकारी तो बहुत हो चुकी, वो नहीं मानते, तो क्या करना चाहिए ताकि दहशतगर्दी ख़त्म हो सके? दहशतगर्दी का हम मुकाबला कर रहे हैं, और सफारतकारी और जो इस दहशतगर्दी का मुकाबला है, इनको मुतवाज़ी तौर पर चलना चाहिए। ये नहीं कि एक को ख़त्म करके तो दूसरे को शुरू किया जाए। ये नुक्ता समझना बेहद ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जैसा कि आपने कहा कि अबूरी हुकूमत को, अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत को हमने बारहा कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इस किस्म की सरगर्मियों से रोका जाए, और वो उनकी सरज़मीन को इस्तेमाल करते हैं एक तरीके से, वो सरफ़ नज़र या उनके करते हैं। दूसरे, आपने दुरुस्त फरमाया कि हिंदुस्तान ने तहिया किया हुआ था कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को सबोताश करे, और इसके लिए उसने रकूम मुख्तस की थी। कुछ उनने अपने ऑपरेटर्स मुतय्यन किए थे, जिनमें से एक गिरफ़्तार हैं और हमारे पास हैं। हाज़िर सर्विस उनके फ़ौजी जो हैं, फ़ौजी अफसर हमारे पास गिरफ़्तार हैं। तो सबूत की ज़रूरत नहीं है, और इनके शवाहिद जो हैं वो हम अक़वाम मुत्तहिदा में, वाशिंगटन में और दूसरे अहम
कैपिटल्स में जमा करवा चुके हैं। ये ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन सर ये बड़ी खबर जो आपने दी, ये बड़ी खबर है। और इसमें यह भी है, आज जो ट्रेन पर हमला किया गया है वहाँ पर जो है वो उन्होंने बच्चों और औरतों को वह यरगमाल बनाया हुआ है, और वहाँ पर ऑपरेशन तो शुरू कर दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। जल्द ही इसको जो है अंजाम तक पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन जो दहशतगर्दी है बलूचिस्तान में, वो वहाँ पर जो पाक अफगान बॉर्डर है या पाक ईरान बॉर्डर है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर तरबियती कैंप हैं रा की जानिब से बनाए गए, और वहाँ पर फौजी अफसरान जो है इंडियन के वो बाकायदा तौर पर इनको तरबियत देते हैं। तो इस हवाले से क्या इकदाम करने चाहिए पाकिस्तान को कि वो सफारतकारी के हवाले से भी और जो दीगर इकदाम के हवाले से भी इसको निपटा जा सके? इसमें एक तो रास्ता ये है कि वाशिंगटन से हमारे मुज़ाकरात हों, बहुत संजीदा मुज़ाकरात, क्योंकि इस जंग का हमने इकट्ठे आगाज़ किया था। अव्वली तौर पर ये अमेरिका की जंग थी, और ये 2001 में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू हुई। उसमें पाकिस्तान ने हाथ बटाया, 80,000 से ज़्यादा जानों की कुर्बानी दी, और पाकिस्तान अब भी कुर्बानियाँ देता चला आ रहा है। लेकिन 2021 में जब अमेरिकी अफवाज का यहाँ से अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ, तो उसके बाद जो है उन्होंने तमाम तवज्जो जो है वो यूक्रेन की तरफ मबजूल कर दी थी। तो उस वजह से ये है कि वो समझते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान की जंग है, ये पाकिस्तान की जंग नहीं है। जो दाइश है या माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ मसूद खान साहब। वाकई आपने दुरुस्त फरमाया और सही पॉइंट आउट किया। इवन हिलरी क्लिंटन ने भी ये कहा था कि वो इस्तेमाल करते हैं और निकल जाते हैं, और पीछे फिर हमें सारा कचरा और गंद साफ करना पड़ता है। अभी आपने यूक्रेन की बात की, तो मैं दूसरे मौजू की तरफ आता हूँ। ये एक अजीब यूँ लगता है मसूद खान साहब कि आपने तो एक डिप्लोमेसी की दुनिया में बड़ा लंबा वक्त गुजारा, स्टेट्समैन बड़े बड़े देखे। अजीब व्हाट काइंड ऑफ पीपल हैव टेकन ओवर, और डेली ये स्टॉक भी गिरा रहे हैं और जंगें भी चल रही हैं। तो कोई क्वालिटेटिव चेंज आ गई है, और क्या हम किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? जिस तरह ज़ेलेंस्की है, उधर बीबी है, ये सारे जो है दे सीम क्रेजी पीपल, इफ़ यू अलाउ मी एंड इफ़ यू अलाउ माई फ्रेंच। जनाब मसूद खान साहब। जी, मैं ये कहूँगा कि एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका में एक हकीकत पसंदी आ रही है। सदर ट्रंप ने यह कहा है कि 2022 में यूक्रेन ने जंग का आगाज़ किया था। इसमें बड़ी हद तक सदाकत है, क्योंकि अमेरिका की पुश्तपनाही थी, उसकी हौसला अफजाई थी, यूरोप भी इसमें शामिल था, और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से वहाँ अमन हो जाए रूस और यूक्रेन के दरमियान, और रूस और यूरोप के दरमियान। ये मेरा ख़्याल है कि खुशाइंद होगा। लेकिन यूरोप इतना आगे जा चुका है, और सदर ज़ेलेंस्की इतने आगे जा चुके थे कि वो पीछे हटने के लिए उनके कोई गुंजाइश नहीं है। और अमेरिका अगर पीछे हटता है तो ये जंग ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती। आपने ये भी देखा होगा कि उनके यहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन खान साहब, वहाँ पर ज़ेलेंस्की की अगर बात की जाए तो ज़ेलेंस्की एक तरफ जो है मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब में मौजूद है, मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात भी की है। दूसरी जानिब जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो भी दाग रहा है। 350 ड्रोन हमले कर दिए मॉस्को पे। तो क्या उसके पीछे जो है वो क्या मुहरकात हो सकते हैं? क्या यूरोप जो है वो नहीं चाहता कि ये जंग ख़त्म हो, या ज़ेलेंस्की जो है वो धोखा दे रहा है? आमतौर पर यह देखा गया है कि जब जंग के ख़ात्मे की बात हो या जंगबंदी की बात हो, तो उस वक्त यह है कि जो मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, मुतहारिब क़ुव्वतें हैं, वो अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करते हैं। तो सदर ज़ेलेंस्की ने उसे वाशिंगटन में सदर ट्रंप ने बैठा के कहा था कि तुम्हारे पास कोई कार्ड्स नहीं हैं, और सिर्फ जो है अमन माहिदे के ऊपर दस्तखत करो। उसने बयान भी दिया है, जो यूक्रेन के ऑफिसर ने बयान दिया है या एक स्पोक्समैन ने, कि जनाब ये देखिए हमारे पास कार्ड मौजूद है। तो वो एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ ज़ेलेंस्की ने हमला किया है, वह मॉस्को ने भी हमले किए हैं, ताबड़तोड़ हमले किए हैं। वो ओडेसा में किए हैं, खरसन में किए हैं, डोनेट्स्क में किए हैं, और दोनों जो है अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा कर रहे हैं। लेकिन असल में जो है बॉटम लाइन ये है, अमेरिका ये कह रहा है कि ये जो मशक़ी इलाक़ा है यूक्रेन का, इसे, और उसमें ज़्यादा रूसी आबाद हैं, रूसी नजाद लोग आबाद हैं, तो उनको मॉस्को के हवाले कर दिया जाए। लेकिन उनको ये चीज़ आड़े आती है दरमियान में कि वो इलाक़ाई यकजहती और ख़ुद मुख्तारी बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे एक नज़ीर कायम हो सकती है कि जो मुल्क चाहे दूसरे ख़ुद मुख्तार मुल्क के ऊपर हमला करे और उसके कुछ हिस्से को किसी भी बुनियाद पे अपना हिस्सा बना ले। लेकिन मसूद खान साहब ये तो फरमाइए कि सर, ये तो बहुत सारा चल रहा है इस वक्त, क्या आपको मुज़ाकरात नजर आ रहे हैं, अमन नजर आ रहा है, या आपको जंग नजर आ रही है कि जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है?
अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो हम तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि यूरोप जो है वो कोई इकाई नहीं है। यूरोप में कई ममालिक हैं और उसमें यूरोपियन यूनियन में भी इख्तलाफात मौजूद हैं। तो वो ये है कि अगर ये इस किस्म के इख्तलाफात बढ़ गए इनके दरमियान, तो यूरोप में एक मरतबा फिर जंग के शोले भड़क सकते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि अगर अमन कायम हो गया, अगर ये जो मुज़ाकरात रियाद में हो रहे हैं या सऊदी अरब में हो रहे हैं, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फिर ये जंग टल सकती है। अमेरिका के यानी सदर ट्रंप के ज़ेर इंतज़ाम अमेरिका ने यह फ़ैसला किया है कि वो इस जंग को तवालत नहीं देंगे और इसमें किसी किस्म की मदद नहीं करेंगे। वो सदर ज़ेलेंस्की हों या यूरोपियन यूनियन और यूरोप के जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनकी हिमायत नहीं करेंगे। अच्छा खान साहब, मैं एक और तरफ आता हूँ। बहुत बड़ा नाजुक मामला है। कल हमारे एक मुअज़्ज़ज़ सफ़ीर जो हैं उनके पास वीज़ा भी था और उनको वापस भेज दिया गया। अगर उन पर कोई इल्ज़ामात थे तो अभी वो इल्ज़ामात ही थे, वो कहीं साबित तो नहीं हुए। ये क्या कोई डिप्लोमेटिक स्नब के तौर पर हम उसे लें, एरोगेंस ऑफ सुपर पावर के तौर पर लें? मगर मैं एक वाक़या आपको याद दिलाता चलूँ कि जब शाहरुख खान को इस तरह से तंग किया गया था तो इंडिया ने उन पर पाबंदियाँ लगा दी थी एंड देन दे हैड टू कट अ सॉरी फिगर और उन्होंने माफ़ी भी मांगी बाद। मगर हाउ शुड वी रिएक्ट एंड व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट एंड हाउ हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? खान साहब, हमें बुर्दबारी के साथ, तहम्मुल के साथ इस पूरे मामले का जायज़ा लेना चाहिए। ये वाकई गैर मामूली वाक़या है और जो सफ़ाती ताल्लुक़ात हैं, सफ़ाती आदाब हैं, उनमें कभी ऐसा नहीं किया जाता। वो एक सफ़ीर हैं और उसके बाद जो है उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, वीज़ा भी लगा हुआ था, कागज़ात सारे के सारे पूरे थे। आमतौर पे इसके ऊपर बिल्कुल एतराज़ नहीं होता। क्यों एतराज़ किया गया उसके बारे में अभी हक़ाइक़ खुलकर सामने नहीं आए। लेकिन अगर कोई हक़ाइक़ भी हैं तो जो डिपोटेशन है, वापस भेजना, ये बहुत संगीन इक़दाम है, ये नहीं होना चाहिए था। और आपको पता है कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जी पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और ये पाबंदी लग जाएगी। वहाँ अमरीकी शहरियों के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई है पहले से कि भाई देखभाल के जाना पाकिस्तान में ख़तरा मौजूद है दहशतगर्दी की वजह से या अमन और सलामती के हवाले से। ये जो है एक और अफवाह गर्दिश कर रही थी, एक लीक स्टोरी थी कि जी जिन ममालिक को सदर ट्रंप जिनके शहरियों के ऊपर पाबंदी लगाएंगे कि वो अमेरिका में ना आए, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। मैं इसे बईदस कयास करा देता हूँ इस सतह पे। लेकिन उस आज अभी एक खबर आ रही है कि आज ही सदर ट्रंप जो है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे जिसमें वो मुख्तलिफ ममालिक के बशिंदों पर पाबंदियाँ लगाएंगे और उसमें शायद पाकिस्तान भी आ सकता है। तो क्या आप समझते हैं कि वाक़तन ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान पर भी पाबंदियाँ लग जाएँ और पाकिस्तानी शहरियों को अमेरिका में दाखिले से रोका जाए? मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो संगीन गलती का इर्तिकाब करेगा, क्योंकि उसकी वजह यह पाकिस्तान एक जौहरी रियासत है इस ख़ित्ते में, बल्कि बैनुल अक़वामी बिरादरी में उसका एक अहम मकाम है, सिर्फ अमेरिका के हवाले से नहीं। और यहाँ पाकिस्तान में अमेरिका के 80 एंटरप्राइजेज़ जिसमें से बेशतर फॉर्चून 500 हैं, वो मुतहर्रिक हैं। यहाँ से लोग आते जाते हैं। फिर जो है जो अमेरिका में आबाद लोग हैं उनकी जो पाकिस्तानी हैं उनकी दो किस्में हैं। एक पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जिनके पास अमेरिकन शहरियत है, बाकी जो है जो कानूनी रेजिडेंट्स हैं जिनके अपने हुकूक हैं अमेरिकी आइन के मुताबिक, अमेरिकी क़वानीन के मुताबिक। तो वो एक ख़तरा ये हो गया था कि वो भी वापस आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे। अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो ये एक मुआनदाना इक़दाम है, यानी ये कोई इसका बड़ा मनफी सिग्नल है। और अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान के ताउन की ज़रूरत है। ताउन ना भी ज़रूरत ना हो तो हमारे माशी और स्ट्रेटिजिक और सियासी ताल्लुकात इस किस्म के हैं कि इस किस्म का सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए। मसूद खान साहब, आपने बहुत हमें एनलाइटन किया, कुछ हमें सीखने का मौका मिला बहरहाल और बड़े। लेकिन आपने जो अच्छी बात की, हमें इन तमाम जो सिचुएशंस हैं बुर्दबारी से हमें इन्हें टैकल करना है इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर ओन कंट्री। एक ब्रेक है, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और वापस आएंगे तो फिर ज़रा मईशत का आलम देखते हैं। चीनी किधर जा रही है, हम किधर जा रहे हैं और IMF हमें कहाँ लेके जा रहा है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, अब हम आते हैं कि आलमी इक़्तिसाद बाज़ारी का इंदिया दिया है। ऐसे बात की है ट्रंप साहब ने जैसे कोई खुशखबरी सुना रहे हो हमें।
और तकरीबन $4 ट्रिलियन का जो लॉस हुआ है। पहले तो हम आज ये बात करेंगे ये लॉस क्या होता है जो आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है, और ट्रंप साहब जो है आलमी कसाद बाजारी के लिए इतने क्यों ख्वाहिशमंद हैं। मियाँ साहब, ये मैं आपको एक और थोड़ी सी ज़रा तारीख़ बता दूँ कि ये जो ब्लड बाथ आज हुआ है, इसी तरह का ब्लड बाथ लेट 90s या अर्ली 20s में हुआ था। मैं उस वक्त शायद अमेरिका में ही था। तो वहाँ पे एक कंपनी थी डिक चेनी की, एनरॉन, उसका $80 का शेयर था, वो 12 सेंट्स पे आ गया था और बुरी तरीके से नेस्टेक भी गिरा और ये भी गिरे, जो जिसे आप डो जोन्स कहते हैं। तो गिरने के बाद जो ज़मीन पर लेट गए तो कहने लगे कि जनाब अभी भी 60% ओवर वैल्यूड है, यानी जो ₹5 की चीज़ है अगर स्टॉक एक्सचेंज में 1000-2000 की बिकी होती है, ये तो हम आपको उसका बता दें, और हाउस ऑफ कार्ड्स का ही मामला होता है। दूसरा हम देख रहे हैं कि ये आप देख भी रहे होंगे कि काजिद साहब मैं आपसे रहनुमाई चाहूँगा थोड़ी सी कि एक जानब ट्रंप ने तजारती जंग छेड़ रखी है और उन्होंने जो है वो चीन के साथ भी टैरिफ लगा दिया, कनाडा के साथ भी टैरिफ लगा दिया, कनाडा ने जो है वो जवाबी टैरिफ लगा दिया और बिजली महंगी कर दी, और एक बयान दिया ट्रंप ने और $4 ट्रिलियन जो है वो उसका नुकसान हो गया। तो मुझे फरमाइएगा कि क्या आगे क्या होने वाला है कि ये जो 4 ट्रिलियन है, फिर 8 ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन, इसका मतलब है कि मईशत जो है अमेरिका की और पूरी दुनिया की जो है वो ज़मीन बोस होने जा रही है। मियाँ साहब, इसमें दो बातें हैं। एक तो आपने पूछा क्या होने वाला है, एक तो ट्रंप साहब ने एक प्लान बनाया है। आज मैं वो प्लान आपको बता देता हूँ, उनकी थिंकिंग क्या और सोच क्या है। मिसाल के तौर पर वो जितने उनके ऑफशोर फौजी ऑपरेशंस हैं उनको वो ख़त्म करने लगे हैं। वो कहते हैं कि हम अमेरिकी फ़ौज को कट डाउन टू साइज़ करेंगे, नंबर ऑफ जो फोर्समैन है उस हवाले से कि फौजियों को बेरोजगार कर देंगे, और हम ड्रोन्स और नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और अमेरिकी फ़ौज को ज़्यादा इफेक्टिव और फैटल बनाएंगे और हम ड्रोन इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात वो कहते हैं जी कि हम ब्यूरोक्रेसी को फारग कर देंगे और इस तरीके से अमेरिका, और तीसरा वो कहते हैं कि जो हमने ये लगा रहे हैं, आप पे टैरिफ लगा रहे हैं, लोग मजबूर हो जाएंगे कि वो अमेरिका में आके जो है वो सरमायाकारी करें। ये तो एक दीवाने का ख्वाब है जो मेरे नाचीज़ में हल्का सा मामूली सा तालिब इल्म पॉलिटिकल इकॉनमी का, ये तो होना नहीं है। ये होगा क्या, ये हम अर्ज करते हैं। होगा ये कि एक तो आपने देखा होगा चंद दिन पहले एक बहुत खौफनाक इल्ज़ाम लगाया गया है ट्रंप साहब से, और उस पर जो सोर्स है वो कोई एक्स स्पाई है या कोई जासूस है केजीबी आंजहानी सोवियत यूनियन के ज़माने की उनकी इंटेलिजेंस बड़ी मशहूर एजेंसी थी जिसमें बड़ी 007 की फिल्में भी बनी थी। अब उन्होंने कहा कि जनाब ये ट्रंप साहब उनके मुताबिक जो है वो एक सिपाही थे, वो रिक्रूट किए गए थे केजीबी में 1978 में कहीं। अब ये किए गए थे या नहीं किए गए थे ये तो दावा है, मगर एक बात तय है कि जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर इंतहाई खौफनाक और मोहलक लड़ाई छिड़ चुकी है, और अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा ये समझता है कि ये जो ट्रंप साहब हैं ये अकल से पैदल हैं और ये तो छोड़ दें। मैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, खैर शायद कि गैर पार्लिमानी लफ्ज़ हो, मगर जो लफ्ज़ लेकिन साहब जो ट्रंप जो हैं उनके जो जितने भी इक़दाम चल रहे हैं सर, वो इस तरह के चल रहे हैं कि जितने भी उन्होंने इक़दाम किए हैं उसमें तजारती जंग जो है उन्होंने छेड़ी है, टैरिफ बढ़ाया है। उसमें जो आपको याद होगा कि उनका जब हल्फ हुआ था तो उनके इर्द गिर्द 5 बड़े जो अरबपति लोग खड़े थे जिसमें एलन मस्क भी थे। उनकी दौलत जो है वो $1000 अरब जो है वो गिर गई है, उनके पास नहीं रही, उनको कम हो गई है। तो क्या आप समझते हैं कि दौलत के साथ साथ डॉलर की भी जो है छुट्टी हो रही है? अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हम इससे पहले यही बातें कर रहे थे, जो एक तो टेल स्पिन में गए हैं जो इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं। इंडिया का स्टॉक नीचे गिरा है, इंडिया का रूपी गिर गया है, अब 80 रुपये से ऊपर पे ट्रेड कर रहा है वो इसके साथ डॉलर के साथ। तो ये क्या इनके ज़हन में है, ये क्या देख रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, और डू यू थिंक कि ये जो टैरिफ है इट्स रियली गोइंग टू हेल्प किक स्टार्ट अमेरिका के अंदर इंडस्ट्री दोबारा से बननी शुरू हो जाएगी? ये डू यू थिंक कि ये एक रियलिस्टिक एक प्लान है जनाब डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त अमेरिका में कल बहुत बड़ी एक डाइव ली स्टॉक्स ने, और स्पेशली जो
टेक स्टॉक्स हैं, जो नास्डैक उनका इंडेक्स है वो 4.25% के करीब एक दिन में जो है उसने फॉल ली। डाउ भी नीचे था, S&P जो टेक्नोलॉजी वाला इंडेक्स है वो भी नीचे था। टेक ने बहुत बड़ी जंप डाउनवर्ड स्लाइड दिखाई, और इसकी बड़ी वजह यह है कि एक बहुत अनसर्टनटा सा जो माहौल है जिसमें सर्टनटी नहीं आ रही कि आगे कैसे बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ टैरिफ वॉर्स। प्लस ऐसा लग रहा है कि जो अमेरिकन इकॉनमी है वो भी थोड़ी स्लो हो गई है। सो इस चीज़ों को देखते हुए अनसर्टनटी, और वो कि कैसे चाइना, कैसे मेक्सिको, कैसे कनाडा, यही मेन ममालिक हैं जिनके साथ वो इजरा कर रहे हैं इस टैरिफ रजीम का। और टैरिफ रजीम का असल जो उनका मकसद है ऑब्वियसली वो ये है कि जो उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है उसको वापस लाया जाए। क्या ये हो पाएगा, इसके क्या सारे अवामिल हैं जो आगे इसको चलाएंगे? डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहता हूँ, एक इंटरजेक्शन कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आप करते। एक मिनट मियां साहब मुझे दीजिएगा, एक मिनट। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा 90s का ज़माना था और फ़ज़ाइल जो है ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही थी, टैरिफ गिरा दो, शौकत अजीज साहब आए थे, और एक नया, और फ्रांसिस फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री लिख दिया था, विच ही आफ्टर बाद ही रिकेंटेड। तो ये क्या है? ये अपने मफाद के लिए ये सारी वारदात करते हैं, हमारे टैरिफ गिरवा के हमारा बुरकस निकाल दिया और हमारी नौमौलूद इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। अब कहते हैं टैरिफ वाल ऊपर ले जाओ। एक तो इस पर जरा कमेंट कर दें। एंड डू यू थिंक इट्स गोना हेल्प देम? डू यू रियली थिंक कि ये उनकी किक स्टार्ट कर देगा इंडस्ट्री को? डॉक्टर साहब, So I think एक तो अभी वो खुद इस चीज़ को जिसे कहेंगे एज अ टैक्टिक यूज़ कर रहे हैं, जिसे कहेंगे कि हम इतना टैरिफ लगा देंगे दूसरे ममालिक के साथ टू बेस्ट गेट ट्रेड बेनिफिट्स, टू बेस्ट गेट जिसे कहेंगे अमेरिकन इकॉनमी के लिए वो जो बेनिफिट लेना चाहते हैं। जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है ये बात ठीक है, एक ओपन माहौल यानी कि लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये वो मंत्रा था जिसकी आप बात कर रहे हैं 1990 की दिहाई में, कि वॉशिंगटन कंसेंसस एक हुआ था, और उसका मतलब ही ये था कि इकोनॉमीज़ में टैरिफ को गिरा कर इकोनॉमीज़ को खोला जाए और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रजीम को आसान बनाया जाए, ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बने दुनिया, और इससे बहुत से मुल्कों ने फ़ायदा उठाया। आप देखें ये जो सारा ईस्ट एशियन मिरेकल हुआ है ये तो एक्सपोर्ट बेस्ड ही मिरेकल है, और ये हुआ ही इस तरह है कि उन्होंने इंटीग्रेट किया दुनिया के ममालिक के साथ और अपनी अशिया जो है वो दुनिया में बेची। इसी तरह चाइना जो है उसने फॉलो किया। डॉक्टर साहब, उस वक्त तो टैरिफ को गिराया गया था, अब तो टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, और अमेरिका ने जो टैरिफ बढ़ाया है और कनाडा ने 25% बिजली जो है उनकी महंगी कर दी है। ट्रंप के एक बयान ने जो है 4 ट्रिलियन जो है वो निकाल दिए हैं, डॉलर जो है वो निकल गए हैं। क्रिप्टो करेंसी पर जो है वो दुनिया आ रही है, अमेरिका खुद जो है क्रिप्टो करेंसी पर बहुत तेज़ी से जा रहा है, सोना बहुत तेज़ी से खरीदा जा रहा है। तो क्या होने जा रहा है? क्या डॉलराइजेशन जो है वो उसको दचका लगने जा रहा है? क्या लोग कसाद बाजारी की तरफ दुनिया जा रही है, या दुनिया संभल जाएगी इससे? देखिए, जो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म है, अगर आप थोड़ा अर्सा पहले चले जाएं तो बहुत अच्छी बिहेव कर रही थी अमेरिकन इकॉनमी, और सब यही चाहते थे कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, और यूरोप जो था वो बल्कि स्लो हो रहा था। और उनकी मार्केट्स अगर आप देखें और यूरो को भी देखें, वो तकरीबन 1 यूरो टू डॉलर पैरिटी के करीब की बातें हो रही थी। यूरो जो है 7-8% बढ़ा है, और वहाँ पे एक दोबारा रिवाइवल सा हुआ है, और थोड़ा सा लोगों को ये ख्याल आया है कि जो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म की गुफ्तगू है उधर से निकल कर, बट आज भी चूँकि अब दौर है दुनिया में डिजिटलाइजेशन का, दौर है क्रिप्टो करेंसीज का, और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट या अमेरिकन करंट रजीम है उसको बड़ा फ्रेंडली समझा जाता है 2-3 चीज़ों की तरफ। एक तो मार्केट इकॉनमी की तरफ, एक ग्रोथ की तरफ, एक स्टॉक मार्केट्स की तरफ, क्रिप्टो करेंसीज की तरफ। सो वो ये सब समझते हैं कि इस डीरेगुलेशन को, और ये अभी आने वाला जो एक अनसर्टेनिटी है वो ये भी है कि कितनी डीरेगुलेशन होगी अमेरिकन इकॉनमी में। आपको पता है उन्होंने एक अपने जो इलॉन मस्क हैं, जो टेस्ला के बानी हैं, उनको लाए हैं साथ कि जो इकॉनमी है उसको डीरेगुलेट किया जाए और जो इनएफिशिएंसीज हैं वो पब्लिक सेक्टर से निकाले जाएं। सो यू नो वन तो सर जो डीरेगुलेशन हो रही है वहाँ से आपने बताया कि यूरोप से जो है यूरो जो है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है, इस तरफ डीरेगुलेशन जो हो रही है और अमेरिका के अंदर जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो माली तौर पे आ रही है, तो क्या, और क्रिप्टो करेंसी भी जो है उसकी तरफ इन्हिसार बढ़ रहा है, तो क्या डॉलर जो है वो गिर रहा है, डॉलर की मालियत गिर रही है? और दूसरा ये बताइएगा कि क्या इन तमाम अवामल से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ऑयल की कीमतें जो हैं आलमी मार्केट में बड़ी तेज़ी से गिर रही हैं,
पाकिस्तान जो है इससे फ़ायदा उठा सकता है? आपने बड़ी अच्छी बात सामने रखी है कि आखिर अमेरिका अभी भी यही चाहता है कि जो डॉलर है वो की करेंसी जो है वो रहे। और जो गोल्ड का आपने जिक्र किया, मार्केट्स गिर रही थी या ऊपर जा रही थी, गोल्ड एज अ सेफ हेवन जो है, इट हैज़ रियली ओवर द लास्ट 2-3 years प्रूवन इटसेल्फ कि वो जो सेफ हेवन स्टेटस है उसका वो बरकरार है। तीसरी बात आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट रखी है सामने, वो ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सी टेल विंड्स हैं। मतलब IMF की वजह से स्टेबिलिटी आ गई। एक बहुत बड़ी टेल विंड जो इन्फ्लेशन को नीचे लाई है, यानी कि अफरात ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह को जो नीचे लाई है, वो ये है कि जो तेल की कीमत है, आपने देखा कि वो $70 से नीचे आ गई। अगर पाकिस्तान में तेल $90 इंटरनेशनली अगर हम इंपोर्ट कर रहे होते और ये $70 पर बैरल का ना होता, तो शायद $1 अरब पर मंथ के हिसाब से ज़्यादा पेमेंट हो रही होती और एक्सटर्नल पे प्रेशर होता। एक जो तेल की कीमत का नीचे आना है, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो जो अफरात ज़र में आपने इतनी कमी देखी है, यानी कि हमारी अफरात ज़र अगर पिछले साल आप देखें तो कहीं 23-24% थी सालाना की बुनियाद पर। ये मालियाती साल जो है लग रहा था 12% के एस्टिमेट से चले थे, अब लग रहा है कि शायद 8% ऑन दी एवरेज कीमतों के बढ़ने की शरह आ जाएगी। और फ्रॉम मंथली हाई जो ईयर ऑन ईयर था वो कहीं 38% था मई 2023 में, और अगर पिछले माह देखें तो ये 1.5% पे आ गया है CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन। इससे एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि जो 22% का पॉलिसी रेट है वो गिर के 12% पे आ गया है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अभी भी मौका था स्टेट बैंक के पास कुछ पॉलिसी रेट कट करने का, पर एक्सटर्नल सेक्टर को देखते हुए और कॉशियस अप्रोच को देखते हुए और IMF को पाकिस्तान में होते हुए हम एक सेशन और पॉलिसी रेट कितना होना चाहिए सर? इस वक्त कहा जा रहा है कि सिंगल डिजिट पे होना चाहिए। देखिए, ये फिर काजी साहब को एक सेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए। पॉलिसी रेट की सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है वो ये है कि अफरात ज़र क्या है मुल्क में। वो अगर आप देखें तो जो CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जो आपके पास पहले 8 माह का डेटा है, वो 6% से नीचे है और पॉलिसी रेट 12% पे है, यानी कि 6% के करीब जो रियल रेट है वो पॉजिटिव हो गया है। पाकिस्तान में रियल रेट अमूमन जो है वो 2 से 3% पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ तो रूम टू कट था। नंबर 2, अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में जो फिस्कल पॉलिसी है, यानी कि हमने बहुत ही टाइट फिस्कल पॉलिसी चलाई, प्राइमरी सरप्लस जिसको आप कहते हैं, यानी कि जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर था गवर्नमेंट के पास। डॉक्टर साहब मैं इस पे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वक्त हो गया डॉक्टर साहब, लेकिन आप सराहत से और बड़ी वजाहत से एक्सप्लेन किया है। कुछ अच्छे इंडिकेटर्स भी हैं जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है, मगर बात तो फिर है कि क्या ये ट्रांसलेट होंगे इनटू द वेलफेयर ऑफ अ कॉमन मैन, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर ऑल दैट। वो 1500 अरब रुपया जो हमने बचाया है मुबैना तौर पर IPP से, वो कब हमारे जेबों की तरफ बढ़ेगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बड़ी अहम खबरें हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब बात करते हैं कुछ अपने मसाइल की बात कर लें। जिस तरह मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि हमारे करंट अफेयर्स की जो है वो तो करियाने की दुकान से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाते हैं। हम गरीब लोग जो तकरीबन 24 करोड़ तो होंगे, चलें 22 करोड़ तो होंगे। ये चीनी जो है इसकी कीमत 250 रुपये तक जा रही है, इससे पहले एक्सपोर्ट कर दी गई। मगर मुझे एक और बात याद आ गई और वो हमारे जो पीछे हमारे वज़ीर आज़म थे जनाब, जिनका कल भी जिक्र आया, जो माशाल्लाह अब भी मिनिस्ट्रियल एनक्लेव में मौजूद हैं, क़िबला अनवारुल हक साहब। आपको याद होगा नाज़रीन कि उन्होंने जो कहा था कि जो मंगवाई थी, गंदम मंगवाई थी, और उसके बाद उन्होंने सरमन भी दिया था कि जो मुनाफे का हक है वो सैक्रोसेंक्ट है, भले से तमाम हमारे जो किसान हैं वो बलि चढ़ जाएं, अल्लाह ना माफ़ करे, मगर मुनाफा होना चाहिए। इसी तरीके से वैसे तो उनके और भी बहुत सारे आसानात हैं। हमारा सबसे जो शफाफ इलेक्शन है माशाल्लाह वही करवा के गए हैं, तारीख बड़े प्यार से याद रखेगी उनको। मगर मियाँ साहब इस तरफ आते हैं, 250 रुपये। अब जाहिर है चीनी चूंकि बाहर चली गई, माल बन गए, अब चीनी अंदर आएगी, जिस तरह टार्जन की वापसी होती है, तो इस तरीके से अब मजीद माल बनेंगे। तो माशाल्लाह माल बनाने में तो हमसे हमारा कोई सानी नहीं है। मियाँ साहब आपका क्या ख्याल है? ये तारीफ हम इसके मुस्तहिक है ना? काजी साहब देखें, ये बहरानों में से एक बहरान है। पहले भी चीनी का बहरान आया था, पेट्रोल का बहरान आया, फिर गंदम का बहरान आया, आटे का बहरान आया, उस पर तहकीकात हुई लेकिन कुछ नहीं बना। और अब भी ये जो चीनी का बहरान है, ये जो हुकूमत कहती है कि हमने हाथ डाला है शुगर मिल्स पर, इसलिए जो है वो ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जो शाहिद हैं वो ये कहते हैं
कि 11 अक्टूबर 2024 को इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में ये कहा गया कि 5 लाख टन चीनी जो है वो बरामद कर दी जाए, और उसमें ये भी कहा गया 30 अगस्त को 2024 को कि 1 लाख टन जो है वो चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर दी जाए, यानी 6 लाख टन चीनी जो है वो उस वक्त एक्सपोर्ट कर दी गई। और ये कहा गया कि नवंबर जब आएगा तो नवंबर में हमारे पास सफिशेंट किस्म के वो ज़खायर भी होंगे और नया क्रशिंग सीज़न भी शुरू हो जाएगा और फिर चीनी की रेल पेल हो जाएगी। अब मामला ये है कि चीनी जो 2 माह पहले जो होल सेल में 6,400 रुपये में एक 50 किलो की बोरी मिलती थी, यानी 128 रुपये फ़ी किलोग्राम, वो आज जो है उसका रेट 8,900 रुपये फ़ी 550 किलोग्राम की बोरी है। और आज जो होल सेल में पड़ रही है चीनी वो 178 रुपये पड़ रही है। 180-190 रुपये इस वक्त चीनी जो है वो फ़रोख्त हो रही है इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में, और ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये चीनी 250 रुपये तक जा सकती है। और इस वक्त जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास इस ज़खायर जो है वो बिल्कुल पूरे हैं चीनी के, और ये कहा गया कि 57 लाख एक टन जो है वो चीनी के ज़खायर मौजूद हैं और 7 लाख टन जो है वो पहले से मौजूद थे, यानी 64 लाख टन जो है चीनी इस वक्त मौजूद है। तो किधर है? अच्छा, इसका मतलब यार मियां साहब ये तो पुरानी कहानी है ना, देखें नजर नहीं आ रही कहीं भी। वैसे तो आज पीएम साहब ने ये कहा भी है कि वो खुद चीनी पे ज़ाहिर है वो चीनी पे निगाह रखेंगे क्योंकि उनका ख़ानदान भी तो चीनी प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम उनके बड़े आभारी, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं, वरना हम तो कोई मीठा ही ना खा सकें। हुजूर ये फरमाइए कि ये नहरों का क्या मामला है? नहरों से क्यों सिंध की जो है खुद मुख्तारी, हालांकि नहरें पानी इससे तो जो है आबियारी होती है, फसलों में बेहतरी आती है, क्या असल कहानी क्या है इसके पीछे जनाब मियां साहब? काजी साहब, इसके पीछे असल कहानी यह है कि हमारी नलायकी है, हमारी हुकूमतों की नलायकी है। कल सदर ममलकत ने खिताब किया, काश वो ये खिताब करते कि हमें कालाबाग डैम बनाना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने 1976 में कहा था कि हर 10 साल बाद पाकिस्तान को एक बड़ा डैम जो है वो बनाना चाहिए, और वो कल ऐलान कर रहे होते कि कालाबाग डैम बन जाए ताकि हमारा पानी जो है 2 करोड़ 70 लाख एकड़ फीट पानी जो समंदर में जाता है हर साल वो बच जाए। अगर वो बच जाए तो ना सिंध को ये बात करनी पड़े कि फ़लाँ सिस्टम से नहरें ना निकालें, ना पंजाब को ये बात करनी पड़े कि हम अपने सिस्टम से निकाल रहे हैं, ये बात ख़त्म हो जाए। लेकिन जो नहरों का मामला है चोलस्तान वाला, चोलस्तान की जो 6 लाख एकड़ ज़मीन है उसको जो सैराब करना है वो काजी साहब बिल्कुल पैरा जो 1991 का एक है उसके मुताबिक हो रहा है। मेरे पास दस्तावेज़ात हैं जो कि मैंने सरकार से दस्तावेज़ात जो है लिए हैं और बिल्कुल उस अकॉर्ड जो है उसके मुताबिक मैंने देखा है। तो अकॉर्ड के पैरा नंबर 4 में लिखा हुआ है कि पंजाब को 37% और सिंध को 37% पानी मिलेगा, लेकिन वो अपने हिस्से का पानी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नई नहरें भी बना सकते हैं, वो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक बात और भी तो है ना मियां साहब, अगर कालाबाग न मिलता गम तो क्या है, बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। बन जाता कालाबाग तो IPPs का क्या होता? ये $2.4 ट्रिलियन जो हम कैपेसिटी पेमेंट में दे रहे हैं तो फिर ये तो ना होता। मुझे याद है कि यहाँ लाहौर में सेमिनार हुआ था और कौन कौन सियासतदान था ये अलमरा लाहौर में, वो कहते थे पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा। हूवर डैम मैंने अमेरिका में खुद देखा, अमेरिका डूबा नहीं है, हूवर डैम से वहाँ बिजली जो है बेशुमार बिजली पैदा हुई, मगर यहाँ तो फिर IPPs मुकद्दस है ना। 1 मिलियन एकड़ फीट पानी की जो इकोनॉमिक वैल्यू है सर, काजी साहब 1 मिलियन एकड़ फीट पानी की जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो $1 बिलियन है। अगर हम इतना पानी ज़ाया करते हैं तो इसको ज़रब दे लें कितना होता है। लेकिन अब फैसला हो गया है कि ये नहरें भी निकलेंगी और कालाबाग डैम भी बनेगा, क्योंकि कालाबाग डैम बनेगा तो आपका 2 करोड़ एकड़ फीट पानी जो है वो समंदर में नहीं जाएगा, वो KP को भी पानी मिलेगा, सिंध को भी पानी मिलेगा, पंजाब को भी पानी मिलेगा। बादशाह डैम भी ऊपर बनेगा, उसमें भी 60 लाख एकड़ फीट पानी स्टोर होगा, और जो कालाबाग डैम है उसमें भी पानी स्टोर होगा। जो तरबेला डैम है उसकी लाइफ बढ़ेगी और इससे सारा साल पाकिस्तान को सफिशिएंट पानी मिलेगा। आप ये सारी बातें ठीक हैं, चोलस्तान सैराब होगा, चोलस्तान की जमीनें। मियां साहब हम देखें ना, IPPs को हमने इतने अपनी रियासत के हिम्मत पे पाला है, हम उनकी कुर्बानी कैसे दे सकेंगे? चलें देखते हैं क्या होता है। आज के प्रोग्राम खत्म होता है, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।